पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए फिर से मैं आपको एक विद्युत वाहक बल की गणना दिखा रही हूँ। इस बार हम यूज करने वाले हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड। फिर से हाइड्रोजन को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और कॉपर के विद्युत वाहक बल की गणना की जाएगी। चूंकि कॉपर पर अपचयन की क्रिया होती है, उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, अतः वह कैथोड बनाएगा और इस बार संदर्भ इलेक्ट्रोड अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड बनाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जब आवश्यकता हो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं और जब आवश्यकता हो हम कैथोड के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संबंध कॉपर के इलेक्ट्रोड से किया गया। दोनों के मध्य परिपथ पूर्ण कर लवण सेतु स्थापित कर लिया गया है और सेल अभिक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्लेटिनम पर जितने हाइड्रोजन अधिशोषित हैं वो विलयन में हाइड्रोजन आयन के रूप में आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाह्य सतह पर छोड़ने लगते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयन विलयन में आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन को सतह पर छोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होता हुआ कॉपर पर पहुंचता है, कॉपर इलेक्ट्रोड पर, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहले से उपस्थित कॉपर सल्फेट विलयन में पहले से उपस्थित कॉपर आयन द्वारा यह इलेक्ट्रॉन इस कॉपर आयन द्वारा यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा और कॉपर के चारों तरफ कॉपर की एक चौड़ी परत जमती चली जाएगी और ये क्रिया तब तक होगी जब तक हम विद्युत धारा या हम इस इलेक्ट्रोड को कंटिन्यू रखें तब तक होती रहेगी। ठीक है, और इस तरह से जैसे ही ये सेल अभिक्रिया पूर्ण होगी, गैल्वेनोमीटर और 0.34 का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा। चूंकि हम तो जान चुके हैं कि हाइड्रोजन का विद्युत वाहक बल 0.00 है, अतः सेल में उत्पन्न संपूर्ण विद्युत वाहक बल जो है वो कॉपर का ही माना जाएगा और उसकी गणना की जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमेशा एनोड बनाता है, जहां इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य होते हैं, वहां हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त किया है और राइट हैंड साइड पे हमने कॉपर की एक रॉड के साथ कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। सेल परिपथ को पूर्ण कर लवण सेतु स्थापित कर लिया है। जैसे ही सेल अभिक्रिया प्रारंभ हुई है, प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हाइड्रोजन आयन विलयन के रूप में आने लगे हैं और इलेक्ट्रॉन को बाह्य सतह पर छोड़ा है। वो इलेक्ट्रॉन बाह्य सतह से होता हुआ कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचा है और कॉपर के विलयन में उपस्थित कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वहां उपस्थित कॉपर आयन द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया गया है और कॉपर की ही छड़ के चारों तरफ कॉपर की एक मोटी परत बनने लगी है। जिस तरफ धन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, उस तरफ लवण सेतु द्वारा धन आयन को संतुलित किया जाता है। जिस तरफ धन आयन की सांद्रता बढ़ रही है उस तरफ लवण सेतु द्वारा धन आयन की सांद्रता या ऋण आयन को बैलेंस किया जाता है और सेल के विद्युत प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए यही लवण सेतु मदद करता है कि सेल जो है वो विद्युत के प्रवाह को बनाए रखे लेकिन द्रव संधि विभव उत्पन्न न होने दे। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर पर 0.34 का विक्षेप उत्पन्न हुआ, हमको समझ में आ गया कि ये कॉपर का ही था क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0.00 होता है। तब हमने फिर से सेल रिएक्शन लिखा। विद्युत अपघट्य के लिए एनोड पर जब होगा तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य, कैथोड पर जब होता है तो विद्युत अपघट्य बटे इलेक्ट्रोड लिखते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन अभी एनोड का काम किया है, ये कैथोड का काम किया है। अब हम लिखेंगे ई सेल यानी सेल के विद्युत वाहक बल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट पे होता है कैथोड तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल इज इक्वल टू कॉपर डाई पॉजिटिव बटे कॉपर ऋण हाइड्रोजन पॉजिटिव बटे H2 स्लैश Pg। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। कुल सेल का विद्युत वाहक बल आया है 0.34। अब हम कर रहे हैं कॉपर के विद्युत वाहक बल की गणना। हाइड्रोजन को हमको मालूम है दैट इज 0.00, घटाया गया, पक्षांतर किया गया तो ई कॉपर बाई डाई पॉजिटिव बाई कॉपर इज इक्वल टू प्लस
3 4 आएगा। प्लस का आना ये बताता है कि कॉपर पर क्रिया अपचयन की होती है और वो खुद एक ऑक्सीकारक का काम करता है। क्लियर? थैंक यू।